हेलो वेरी वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जोशीमठ के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो बात करते हैं जोशीमठ की कि हाल में ही जोशीमठ चर्चा में क्यों आ रहा है। ठीक है। कि क्यों आखिर वहाँ जोशीमठ में ऐसा क्या हुआ है। देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, मकान के अंदर बड़ी बड़ी जैसे देखिए दरारें आई हैं। ठीक है। और ज़मीन से पानी निकल रहा है और जो ज़मीन है वो धंस रही है। इसकी वजह से लगभग लोगों को वहाँ से पलायन करने के लिए अब क्या होना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं जोशी मठ के बारे में। देखिए आगे देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ है। सडन आउट देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे पड़ गई हैं घरों के अंदर। इवन इतनी बड़ी बड़ी दरारें, हालांकि दरारें वहाँ शुरू से पड़ती आई हैं, लेकिन सडन आउट ऐसा चेंजेस हुआ है कि घर के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को क्या हुआ है, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब बात करते हैं हम जोशी मठ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जोशी मठ की लोकेशन क्या है। ठीक है। अब जोशी मठ की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो जोशी मठ उत्तराखंड की स्टेट्स के अंदर आता है। ये है आपका जोशी मठ। ठीक है। जोशीमठ इम्पोर्टेंट क्यों है? जोशीमठ इम्पोर्टेंट दो कारणों की वजह से है। पहला कारण है रिलीजियस, धार्मिक कारणों की वजह से जोशीमठ क्या है, इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है आपका, जोशीमठ इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पहला बात करते हैं रिलीजियस, क्यों, धार्मिक कारणों की वजह से क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हैं जोशी मठ की, तो जोशी मठ के पास में इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिम्स है हमारे हिंदू का, वो है बद्रीनाथ। अब जब भी आपको बद्रीनाथ जाना होता है तो इसका रूट क्या है, जोशीमठ टू बद्रीनाथ। एवं जो सिखों का जो है, कौन सिखों का है, हेमकुंड साहिब। सिखों का जो पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, उसका भी जो लोकेशन है वो लगभग यहाँ पड़ता है। तो उसकी भी लोकेशन है वो जोशीमठ के थ्रू होके जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की। तो जो उत्तराखंड है उसका बॉर्डर लगता है चाइना से। तो जोशीमठ जो है नियरेस्ट टू द चाइना, ये देखिए इसके ही पास में चाइना। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे मिलिट्री कैंट भी है, तो मिलिट्री पर्पज से भी जोशीमठ की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो हमने बात की जोशीमठ की लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं जोशीमठ आखिर किसने स्थापित किया है। तो मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। हमारे हिंदुओं के अंदर एक हुए थे आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है। हम बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने भारत, जिनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हिंदुइज्म को क्या किया है, रिवाइव किया है। इसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने चार पीठ की स्थापना की। टोटल चार पीठ की स्थापना की। अब ये चार पीठ कौन कौन सी है, कौन कौन सी डायरेक्शन पे। तो इन्होंने चार पीठ जो भी चारों डायरेक्शन पे है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जब बात करता हूँ मैं ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट के अंदर इन्होंने उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ईस्ट के अंदर उड़ीसा के अंदर एक जगह है जहाँ पे इन्होंने गोवर्धन पीठ के नाम से क्या की, मठ की स्थापना की। अगर हम बात करते हैं साउथ के अंदर, तो साउथ के अंदर इन्होंने की श्रृंगेरी, श्रृंगेरी नामक मठ की स्थापना की। अब बात करते हैं वेस्ट के अंदर। वेस्ट के अंदर सब लोग जानते हैं कि द्वारका। वेस्ट के अंदर गुजरात के अंदर जगह है द्वारका, जहाँ पे इन्होंने द्वारका पीठ की स्थापना की। ठीक है। तो हिंदुओं का जो पिलग्रिम इंपॉर्टेंट प्लेस है वो भी है, द्वारका भी है। अब बात करते हैं नॉर्थ के अंदर। तो जो नॉर्थ के अंदर श्री आदि शंकराचार्य जी ने जो मठ की स्थापना की थी, उस मठ का नाम था आपका जोशी मठ। ठीक है, जोशी मठ। तो इन पीठ की स्थापना का पर्पज इनका क्या था। तो इनका पर्पज था कि इन चारों पीठों के अंदर जो हिंदुइज्म के चार वेद हैं, उन वेदों को क्या किया जाए, उनकी स्टडी किया जाए, उनको फर्दर आगे आगे एक्सप्लेन किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, चारों पीठों के अंदर एक एक शिष्य को क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। तो ये तो बात की हमने जोशी मठ की रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में। ये किसके बारे में बात की हमने, जोशी मठ के बारे में। ठीक है, ये हमने बात की। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि आके जोशी मठ में सडन आउट ऐसा क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जोशी मठ के अंदर घरों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, जिससे ऑलमोस्ट 600 घरों के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो इसके नीचे कारण क्या है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो धंस रही है। इसको बोलते हैं हम लैंड सिंकिंग। जब भी मैं बात करता हूँ कि ज़मीन धंस रही है, इसको टर्म दिया जाता है लैंड सिंकिंग। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि आखिर में लैंड सिंकिंग क्यों हो रही है। ठीक है। तो उसके हम कारण जानते हैं कि लैंड सिंकिंग के कारण कौन कौन से हैं। ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं कि लैंड सिंकिंग क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं। तो फर्स्ट कारण है वो है डिजोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट रॉक। ठीक है। फर्स्ट क्या है, कार्बोनेट जो रॉक होती है उनका क्या हुआ है, डिजोल्यूशन हुआ है। और वो कैसे है, ग्राउंड वाटर के अंदर में है। अब इसका थोड़ा मतलब समझते हैं क्या होता है। सपोज
ये आपकी सरफेस है, ठीक है? ये आपकी सरफेस है जिसके ऊपर आपका जोशीमठ बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? ग्राउंड वाटर जमा है, प्लस ये जो यहाँ की रॉक्स हैं, ये रॉक्स बनी हुई है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप बेसिक समझे तो है लाइमस्टोन, चूने के पत्थर की। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट ग्राउंड वाटर के संग में रिएक्शंस करता है, तो उस रिएक्शंस की वजह से वो कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक होती है वो क्या कर जाती है? घुल जाती है। जब कोई घुल जाती है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्या होती है? वो पिघलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसके नीचे की रॉक क्या हो गई? मेल्ट हो गई, और यहाँ पे जमीन क्या करने लग गई? धंसने लग गई। तो पहला पहला कारण क्या हुआ? डिजोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट रॉक लाइंग अंडर दी ग्राउंड वाटर। दैट मीन्स ग्राउंड वाटर के नीचे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स है वो क्या कर रही है? डिजोल्यूशन हो गई है, ठीक है? सेकंड कारण आता है वो है सेडिमेंट, सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग, ठीक है? तो सेडिमेंट कॉम्पैक्टिंग आखिर में होती क्या है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है? तो सेडिमेंट कॉम्पैक्ट क्या है? ये आपका एक लेयर है जो कि काफ़ी सारे सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो इसको हम बाई अ, दो अलग अलग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है? ये आपके सेडिमेंट्स है, इसके अंदर है ना काफ़ी सारे सेडिमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? जब भी एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, सेडिमेंटिंग कॉम्पैक्टिव बेसिकली टू टाइप से होती है। पहला बोला मैंने एक्सेसिव प्रेशर। अगर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो सेडिमेंट्स के बीच में क्या होगी? कॉम्पैक्टिंग होगी। और सेकंड रीजन है आपका धरती अगर आपने धरती से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, धरती से क्या किया आपने? ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाला है, या आपने फ्यूल निकाला है। वन बाई वन इसको हम समझेंगे। तो पहला बोला मैंने एक्सेसिव प्रेशर, ठीक है? तो ये आपकी लेयर है, उसके अंदर काफ़ी सारे सेडिमेंट्स आपके इकट्ठे हैं, ठीक है? जैसे ही मैंने इसके ऊपर प्रेशर इम्पोज किया, तो इसके बीच में, इससे सेडिमेंट्स के बीच में क्या हुई? कॉम्पैक्टिंग हुई, तो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है? तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी, इसकी वजह से अब क्या हुआ? कॉम्पैक्टिंग हुई। अब कॉम्पैक्टिंग में से क्या होता है? जो रॉक का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन से, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और जब रॉक की फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली रॉक्स में क्या होता है? ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक की वजह से क्या हुआ है? जमीन धस रही है, ठीक है? तो पहला कारण ये हो गया। सेकंड कारण आप देख रहे, धरती से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल लेंगे, ग्राउंड वाटर को निकाल लेंगे, दैट मीन पंपिंग ऑफ द फ्यूल्स, या हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल्स को निकालते हैं, तो उससे उससे भी क्या होती है? सेडिमेंटिंग कॉम्पैक्टिंग होती है। और बेटर वे में समझने के लिए हम समझ सकते हैं, लेट सपोज आपने देखा होगा कि हम घरों में क्या करते थे? पहले एक एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसके अंदर एक बाउल्स के अंदर क्या करते थे? बोतल के अंदर हम कुछ छोटी छोटी बाउल्स होती थी, जिनको हम जैसे ही बोटल्स के अंदर डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और क्या कर जाएंगी? फूल जाएंगी। देखा है आपने छोटी छोटी जो जेल्स वाली बॉल आती थी, अगर हमने जैसे ही बॉटल के अंदर डाला तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके उनकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जैसे ही हमने पानी को बाहर निकाल दिया, मैंने क्या बोला? पंपिंग ऑफ द फ्लूइड। जैसे ही पानी को हम बाहर निकालेंगे, अब जो बॉल्स हैं वो क्या करेंगी? सुकड़ने लग जाएंगी। दैट मीन्स उनकी क्या हो रही है? कॉम्पैक्टिंग हो रही है। और इसी कॉम्पैक्टिंग की वजह से लैंड क्या होती है? सिंकिंग होती है, ठीक है? तो सेकंड कारण क्या हो गया? सेकंड कारण आपका हो गया सेडिमेंटिंग कॉम्पैक्टिंग। थर्ड आपका है माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी में क्या होता है गाइस? माइनिंग एक्टिविटी में हम मोस्टली क्या करते हैं? मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं? लैंड को खोदते हैं। जब आप एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करते हो, आप मशीन के थ्रू माइनिंग करते हो, तो उससे क्या होता है? अंडर द रॉक्स क्या करता है? प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, तो लैंड क्या करती है? खिसकती है, तो उसको बोलते हैं लैंड सिंकिंग। अब फोर्थ आता है टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो हमारी रॉक्स होती हैं वो लेयर बाय लेयर क्या होती है? उनका लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है। तो उन प्लेट्स के बीच में जो आपस में फ्रिक्शंस होता है, उसकी फ्रिक्शंस की वजह से क्या होता है? और लैंड सिंकिंग हो सकती है। तो ये तो आपके आ गया एक ओवरऑल कॉज कि लैंड सिंकिंग के कारण क्या है। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक टू जोशीमठ। जोशीमठ की स्पेसिफिक बात करता हूँ कि जोशीमठ के अंदर पर्टिकुलरली क्यों लैंड सिंकिंग हो रही है, ठीक है? तो यहाँ का समझे कि जोशीमठ का जो अगर जोग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर समझे वहाँ की जियोलॉजी के बारे में, तो जो वहाँ की सॉइल है वो ऑलरेडी क्या है? वहाँ कभी सॉफ्ट है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? वहाँ की जोशीमठ की सॉइल है ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट तो ऑलरेडी रॉक है, अब हमने क्या किया है? मैन मेड एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बढ़ा दिया है। मैन मेड एक्टिविटी लाइक आपने जिस जगह पर घर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अर्बनाइजेशन वहाँ भी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? अब एक्सेसिव अमाउंट में क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, और मैन मेड एक्टिविटी में क्या हुआ है? हमने क्या किया है? घरों का निर्माण किया है। अब सॉफ्ट ऑलरेडी सॉइल्स है, उस पर आप घरों का निर्माण कर रहे हो, तो प्रेशर पड़ेगा सॉइल पे, ठीक है? तो मैंने बोला आपका प्रेशर पड़ा सॉइल पे। अब लेट्स सपोज ग्राउंड वाटर के अंदर जो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे ही एक्सेसिव प्रेशर पड़ा, तो जो ग्राउंड वाटर की जो स्ट्रीम है वो अपने डायरेक्शंस को क्या कर लेंगी?
चेंज कर लेंगी। लेट्स सपोज कि ग्राउंड वाटर ऐसे फ्लो हो रहा था, जैसे ही प्रेशर पड़ा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे हो गई। अब जैसे ही वो अपना रूट चेंज करेंगी तो क्या करेंगी, सॉइल को और फर्दर सॉफ्ट कर देंगी, और जितना सॉइल सॉफ्ट होगी तो उसके धंसने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी बन जाएगी। तो इस वजह से क्या हो रही है, लैंड सिंकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सेकंड बोला मैंने मेट्रोलॉजिकल रेजिमी चेंज। सेकंड क्या है, मेट्रोलॉजिकल रेजिमी चेंज, कि क्या होता है सडन, आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, सडन आउट एक्टिविटी देखने को मिली है। दैट्स मीन्स क्लाइमेट चेंज एक ऐसा कारण बन रहा है जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जियोलॉजी इम्पैक्ट हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। क्या होता है कि जैसे सडन आउट एकदम से बारिश आ गई, एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज बारिश आ गई, आपका क्लाउड बर्स्टिंग हो गई। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म तक बारिश नहीं हो रही है। लाइक 2021 के अंदर आपने एक घटना सुनी होगी, 2021 के अंदर इसी उत्तराखंड के अंदर एक तपोवन थी। तपोवन के अंदर क्या है, एक्सेसिव फ्लड आई, जिसकी वजह से जो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा था तो उसका क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे फ्लड देखने को ऑलरेडी चीज मिल चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, मेट्रोलॉजिकल रेजिम में चेंज। अब थर्ड वन है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज वेरी एसेंशियल, हालांकि कहने को वो एसेंशियल भी है, लेकिन समहाउ दे आर क्या कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ की जियोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, जब भी वे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक अभी वहाँ पे एक 140 किलोमीटर के अराउंड एक टनल बनाई जा रही है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में एक्सप्लोजन यूज किया जाता है। रॉक्स को ब्रेक करने के लिए एक एक्सप्लोजन क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है, वहाँ की जो रॉक्स है उस पर प्रेशर पड़ता है, तथा वहाँ के प्रेशर से क्या होगा, रॉक ब्रेकेज हो जाती है, और क्या करती है, वहाँ की जो लैंड है वो सिंकिंग करती है, वहाँ की मिट्टी क्या है, धंसती है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें जोशीमठ के अंदर लैंड सिंकिंग की जो प्रॉब्लम्स है देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि इसका फर्दर सॉल्यूशन क्या है, आखिर इसको हम फर्दर सॉल्यूशन क्या किए। अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स की, तो उस प्रॉब्लम्स के ना दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म, कि अभी क्या किया जाए, और नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, कि एक लॉन्ग टर्म एक विजन हो, उसके अंदर क्या किया जाए। जब भी बात करें शॉर्ट टर्म की, तो आप अभी न्यूज में आप देख ही रहे हो कि वहां से आपको देखा जा रहा है कि लोगों को क्या किया गया है, लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। दैट मीन्स लोगों को वहां से घरों को खाली कराया जा रहा है, उनको किस में डाला जा रहा है, फर्दर सेंटर में जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है, रिहेबिलिट किया जा रहा है, मतलब उनको वहाँ पे निवास दिया जा रहा है, उनको कैंपों के अंदर रखा जा रहा है, वहाँ पे उनके खाने पीने स्वास्थ्य का सबका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये तो आपका हो गया शॉर्ट टर्म, दैट मीन्स वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको किसी सेंटर में रखना, वहाँ के लोगों को रिहेबिलिट करना, उनको खाना पीना स्वास्थ्य जैसी जैसी जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के अंदर, कि लॉन्ग टर्म इसका क्या क्या सॉल्यूशन इसके अंदर हो सकते हैं, कैसे हम इस प्रकार के डिजास्टर्स को होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के अंदर बात करेंगे, हम फर्स्ट बात करेंगे, पहला पॉइंट बात करेंगे, डेवलपमेंट। जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी अब हमें स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेटेजी में क्या लाना पड़ेगा, चेंज बनाना पड़ेगा। लाइक आप किसी भी एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी वहाँ की जियोलॉजी को हमें समझना होगा, उस पूरे एरिया को हमें क्या करना होगा, मैप करना होगा, उस पूरे एरिया को मैप करना होगा। एक बार पूरी मैपिंग के बाद जब आपका मैप क्लियर हो जाए, पता लग जाए, तो उसके बाद ही हम डेवलपमेंट को क्या किया जाए, आगे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट, जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, और क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रीविजिटिंग, फिर से विजिट करना पड़ेगा, किसको, क्वालिटी ऑफ EIA, दैट मीन्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। लाइक कहीं भी किसी भी जगह एक डेवलपमेंट कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है, तो उससे पहले उसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को असेस किया जाता है, कि कहीं उस प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट को कितना खतरा है, कितना नुकसान है। एक बार अगर EIA प्रॉपर वे में हो जाए, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को क्या कहता है, परमिशन दी जाती है कि आप डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। पेरिस इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बावजूद भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनसे इन्वायरमेंट को खतरा है, बट वो पास हो जाते हैं। तो हमको फिर से इसको क्वालिटी को EIA को चेक करना होगा, ठीक है। तो थर्ड वन इस आता है इको फ्रेंडली मीजर्स। तीसरा पॉइंट क्या है, इको फ्रेंडली मीजर्स।
दैट मीन्स ऐसे मेजर्स लेना जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। दैट मीन्स ऐसे डेवलपमेंट करना जो एसेंशियल तो है, लेकिन समहाउ दे आर द इको फ्रेंडली, वो इस एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। और फोर्थ बन जाए लोगों के अंदर अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन किया जाए। एक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी जियोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको खतरा पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली वो पलट के हमसे क्या करेगी, बाहर करेगी। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने जाना जोशीमठ के अंदर जो लैंड सिंकिंग हो रही है उसके कॉजेस जाने, उसका फर्दर सॉल्यूशंस हमने यहाँ बात की, और जोशीमठ की प्राइम लोकेशन के बारे में हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।